नमस्ते दोस्तों, आप आ चुके हैं हमारे चैनल साइलेंट अचीवर्स पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। रीजनिंग काफ़ी सारे एग्जाम में आती है, एसएससी में भी आती है, रेलवे में भी आती है और बैंकिंग में भी आती है। आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर द पॉइंट व्यू ऑफ बैंकिंग एस्पिरेंट्स, है ना। बट बैंकिंग एस्पिरेंट्स के रीजनिंग सिलेबस को डिस्कस करने से पहले आपको बैंकिंग एग्जाम का फॉर्मेट पता होना चाहिए। देखिएगा, चलता हूँ मैं, सुनिएगा। देखो, जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं जितने भी, है ना, चाहे वो आपके एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, इन सभी एग्जाम के इन्हें सभी पेपर्स के दो एग्जाम होते हैं, प्री और मेंस। और जो रीजनिंग है वो दोनों में आती है, प्री में भी आती है और मेंस में भी आती है। पहले हम आज केवल प्री की बात करते हैं। प्री के अंदर, है ना, जो बैंकिंग का प्री एग्जाम होता है उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है आपका इंग्लिश, एक होती है आपकी मैथ्स एंड एक होता है आपका रीजनिंग। प्री के अंदर इंग्लिश का जो वेटेज होता है, इंग्लिश का जो वेटेज होता है वो आई थिंक होता है 30। मैथ्स का वेटेज बनता है 35 एंड रीजनिंग का वेटेज बनता है अगेन 35। यानी कि प्री में टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से 35 मार्क्स रीजनिंग के होते हैं, 35 मार्क्स मैथ्स के होते हैं एंड 30 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं। इसमें से इस एग्ज़ाम को करने के लिए आपको 60 मिनट मिलती है। 60 मिनट में से 20 मिनट आपको रीजनिंग में मिलेगी, 20 मिनट आपको मैथ्स में मिलेगी एंड 20 मिनट आपको इंग्लिश में मिलेगी। यानी 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। इसमें 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने पड़ते हैं और यहाँ पे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट आप करोगे। इसके अलावा आपको थोड़ा बताना चाहूँगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की। मतलब अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स अलॉट होगा, बट अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो आपके -0.25 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो रीजनिंग का काफ़ी बड़ा वेटेज है 35। इन 35 में से, हालांकि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ट्राई करते हैं इसमें कम से कम 25 से 33 के बीच में स्कोर करने की कोशिश करते हैं। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ इसके, एक मिनट, हाँ देखिएगा, जो बैंकिंग का सिलेबस है रीजनिंग का, वो चाहे आपका, आप देख सकते हो, चाहे आपका एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो। इसके अलावा ये सारे एग्जाम जितने भी आपके बैंकिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है, उन सब में ये सिलेबस आता है। देखिएगा, रीजनिंग की बात करता हूँ तो जो पहला टॉपिक है वो है पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। इन दो टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जरा इस पे वेट करते हैं, आगे चलते हैं। इनइक्वालिटीज आपको पढ़नी होती है, जो कि हार्डली 3 to 4 क्लासेस यानी कि 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट हो जाती है। सिलोजिज्म आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि हार्डली 7 to 8 क्लासेस, है ना, यानी कि 7 से 8 घंटे में आप इसको भी कंप्लीट कर लोगे। ब्लड रिलेशन आपको पढ़ना पड़ता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपके मम्मी के ताऊ के भाई की बहन के लड़की आपके क्या लगी है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको ब्लड रिलेशन में पढ़ने को मिलते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन एक टॉपिक बनता है, उससे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि मैं 10 मीटर नॉर्थ चला, फिर वहाँ से मैंने राइट टर्न लिया, देन मैंने 10 मीटर अगेन चला, फिर मैंने लेफ्ट टर्न लिया। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के। एक टॉपिक आता है आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर, है ना। रैंकिंग एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि ए बी से बड़ा है ना, सी डी से छोटा है, डी ई और एफ दोनों से बड़ा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन होगा। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रैंकिंग एंड ऑर्डर में आते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, है ना। अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स, है ना, ए टू लेके जेड तक। न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर, है ना। एक आपको सीरीज मिलेगी जिसमें अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स भी होंगे और इसमें आपको सिंबल्स भी मिलेंगे, है ना। और इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो आपको सोल्व करने होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 2 टाइप की कोडिंग होती है, एक नॉर्मल या सिंपल कोडिंग होती है, एक होती है आपकी चाइनीज कोडिंग, है ना। इजी चैप्टर है, आई थिंक इसको भी 4 आवर्स इनफ है, इसको भी 2 आवर्स इनफ है, 2 या 3 आवर्स अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ते हो। इसको भी 3 to 4 एंड इसको भी 3 to 4 आवर्स इनफ है। इनपुट आउटपुट, है ना,
ये मेंस का टॉपिक है, ये प्री में नहीं आता है ना। आज केवल फाउंडेशन की बात करते हैं तो केवल प्री के सिलेबस की बात करेंगे। अब ये अगले टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, है ना। ये तीनों ही टॉपिक मेंस में आते हैं, ये तीनों ही टॉपिक आपके मेंस में आएंगे, है ना। मिसलेनियस में अगेन कुछ टॉपिक बनते हैं, है ना, जो इन सबसे अलग एक दो टॉपिक बन जाता है। जैसे कि आपको कुछ कोई वर्ड दे देंगे, आपसे बोलेगा कि आप बताओ कि आप इससे कितने लॉजिकल वर्ड्स बना सकते हो, है ना, जिनका सेंस हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस के होते हैं, ठीक है। ये कभी कभी प्रीलिम्स में देखने को मिल जाते हैं, बट काफी कम चांसेस होते हैं। देखिएगा, जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो बचे हुए टॉपिक है ना, ये सारे इजी टॉपिक है। जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये है इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, रैंकिंग एंड ऑर्डर, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे ही इजी टॉपिक हैं। इनको कवर करना आसान है। इवन आप केवल एक महीने में ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, और ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। हर कोई बंदा इनमें स्कोर कर सकता है। जितने भी बैंकिंग एस्पिरेंट होते हैं वो इन सब में स्कोर करते ही करते हैं। तो इनमें तो सभी स्कोर करेंगे, बट जो मेरिट बनाएगा, मेरिट आपकी ये दो टॉपिक बनाएंगे। जब तक आपकी कमांड इन दो टॉपिक पे नहीं होगी, आपका बैंकिंग में सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि मेरिट में यही नंबर मैटर करते हैं। इनमें तो सभी स्कोर करते हैं, मेरिट सिलेक्शन उसका होता है जो इन दोनों में स्कोर करता है। आपको बता दूंगा, रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो अप्रोक्स 6 मंथ्स का होता है, और मैं आपको बता चुका हूँ इन सारे टॉपिक को आप हार्डली 1 से 1.5 महीने में कवर कर सकते हो। इसका मतलब ये दो टॉपिक कवर करने में आपको लगभग 4 से 5 महीने लगेंगे। ये बड़े टॉपिक होते हैं, है ना। थोड़ी पजल्स की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा, आगे चलता हूँ मैं। देखो, थोड़ी पजल्स की बात कर लेता हूँ। पजल्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं। एक होती है फ्लोर पजल, ना कि कोई फ्लोर है ना, कोई बिल्डिंग है उसमें 5 फ्लोर है ना। बी 4th फ्लोर में आता है, सी 2nd फ्लोर में रहता है। इस टाइप करके आपको एक पजल बना के देंगे, आपको उसको डिकोड करना पड़ेगा, फिर उससे कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगली होती है आपकी बॉक्स पजल, है ना। आपके पास 11 बॉक्सेस हैं, ए बी सी डी अप टू ई, है ना, आई एफ, ऐसे करके देंगे। आपको बोलेंगे कि ए और सी के बीच में 5 बॉक्सेस हैं, डी और एफ के बीच में 3 से कम बॉक्सेस हैं, जितने ए से ऊपर है उतने सी से नीचे है। इस टाइप की आपको एक पजल बना के देंगे, आपको उसको सोल्व करनी होती है ना। इसमें आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी होती है। अगला चलता हूँ शेड्यूलिंग पजल्स, है ना। शेड्यूलिंग पजल क्या होती है? ये होती है आपके ना टाइम के बेस पे अरेंजमेंट वाले। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलेंगे कि एक हफ्ते के अंदर मंडे टू सैटरडे अलग अलग बंदों की क्लास होती है ना। एक ही क्लास उस दिन होती है जो कि ओड नंबर पे आता है ना। इस टाइप की आपको एक पजल देंगे, उसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। अगली आती है आपकी मंथ एंड डेट पजल, है ना। मंथ और डेट की आपके पास पजल आती है कि 12 बंदे हैं जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अलग अलग महीने ट्रिप पे जाते हैं। जो सी है वो इस महीने ट्रिप पे गया, डी इस महीने नहीं गया, एफ जी के बाद गया। ऐसे करके एक पजल देगी, आपको उसको सोल्व करना पड़ेगा। इसके बाद अगली होती है कुछ वेरिएबल पजल, है ना। मतलब कि ये कुछ स्पेशल कंडीशंस के साथ पजल आपको मिलेगी, आपको इसको सोल्व करना होगा। पजल हालांकि एक हार्ड टॉपिक होता है, बट इसकी खासियत ये होती है कि अगर आप पजल को सही टाइम पे बना लो तो आप कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन उसके अटेम्प्ट कर पाओगे। मतलब आपको एक इतनी बड़ी पजल मिलेगी, उस पजल को आपको डिकोड करके सोल्व करना है। फिर सोल्व करने के बाद उस पे बेस आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिनको आप इजीली सोल्व कर पाओगे। मतलब अगर आपने पजल बनानी शुरू करी और वो आपकी कंप्लीट ना हुई, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट अलग होगा, और जो नंबर आप स्कोर करने वाले थे वो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी पजल गलती से बन जाती है तो आप 3 to 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे। 3 to 5 मार्क्स का मतलब आप 1.5 से 2 लाख एस्पिरेंट से आगे आ जाओगे। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट हालांकि मुझको पर्सनली इजी टॉपिक लगता है, बट काफी लोगों को ये हार्ड भी लगता है। देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? कुछ बंदे हैं, हमको उनको बिठाना है ना। अब उनको बिठाने के अलग अलग तरीके होते हैं। पहला तरीका है लीनियर अरेंजमेंट, कि हम एक लाइन में 5 या 6 बंदे को बिठा देंगे। उनकी डायरेक्शन मैटर करेगी कि सब नॉर्थ में देख रहे हैं या कोई नॉर्थ में कोई साउथ में। देख सकते हो, पर्सन एक स्ट्रेट लाइन में बिठाए जाएंगे, या तो वो सेम डायरेक्शन में देखेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में देख सकते हैं। सर्कुलर अरेंजमेंट,
अब मैं क्या करूंगा, उन्हीं बंदों को एक सर्कुलर टेबल पे बिठाऊंगा, है ना। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है। अब अलग अलग बंदों को मैं बिठाऊंगा, है ना। ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके आई मीन ये इसके राइट में है और ये इसके लेफ्ट में है। अच्छा, इसमें ना एक दो टाइप की पजल बनती है कि या तो सबके सब सेंटर में देख रहे होगे, या सबके सब बाहर देख रहे होगे, या उल्टा भी हो सकता है कि एक कुछ अंदर देख रहे होगे, कुछ बाहर देख रहे होगे। सिमिलरली ऐसी एक टाइप की होती है स्क्वायर पजल। स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हो, रेक्टेंगल भी कुछ इस टाइप की होती है, रेक्टेंगुलर पजल। इसमें आप देख सकते हो ये साइड पे लाई कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट को हम कॉर्नर बोल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप की पजल होती है कि 4 या 6 बंदे हैं जो कि स्क्वायर अरेंजमेंट पे उनको बिठाना है ना। ए बी के राइट में आता है बट कॉर्नर पे नहीं बैठता, सी बी के लेफ्ट में है बट क्या बोलते हैं, साइड पे नहीं बैठता। कुछ इस टाइप की पजल देगी, आपको सोल्व करना पड़ेगा। एक होती है ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, अगेन सेम है, इसमें ट्राइंगुलर, बस इसमें बिठाने का तरीका ट्राइंगुलर के हिसाब से होगा, जिसमें से ये वाले पॉइंट आपके कॉर्नर पॉइंट हो गए और ये वाले पॉइंट आपके साइड के पॉइंट हो गए। इसके अलावा एक टाइप की और बंदी आई थिंक लिखा नहीं है यहाँ पे, जो कि है अनसर्टेन। अनसर्टेन, है ना। अनसर्टेन का मतलब क्या होता है कि इन सब पजल में ना आपको पता होता है कि कितने बंदे बैठ रहे हैं, बट अनसर्टेन के अंदर आपको पता नहीं होगा कितने बंदे हैं। उसमें डायरेक्ट आपको कंडीशन देगी, उसके अंदर आपके पास 20 या 25 या इवन 30 बंदे भी बैठ सकते हैं। हालांकि गिने चुने आपके पास 7-8 के नाम होंगे, बट बैठ सकते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक बनता है इसमें, पैरेलल रोज, सॉरी पैरेलल रोज। पैरेलल रोज में क्या होता है, यहाँ पे 2 रोज बनती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कुछ बंदे यहाँ पे बैठते हैं इस वाली रो में, और कुछ उनके सामने बैठते हैं इस वाली रो में। तो आपको गिवन होता है कि 2 पैरेलल रो है जिसमें कुछ बंदे बैठते हैं, ए वाले नॉर्थ में देखेंगे, बी वाले साउथ में देखेंगे, या फिर ए वाले साउथ में देखेंगे, बी वाले नॉर्थ में देखेंगे। इस टाइप की कुछ पजल होती हैं जिनको आपको पजल बता रहा हूँ, सिटिंग अरेंजमेंट होती है जिनको आपको सोल्व करना होता है। आप देख सकते हो ये इनका वेटेज काफ़ी हाई जाता है एग्जाम में। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप इनमें काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। आपको बताना चाहूँगा, देखिएगा इन इतना बड़ा सिलेबस है प्री का, इस प्री में से केवल इन 2 का वेटेज 30 में से आप लोग 25 का हो सकता है। कैन यू बिलीव, 35 मार्क्स का एग्जाम है और अप टू 25 मार्क्स तक के ये दोनों का वेटेज बन सकता है। तो हालांकि डिफिकल्ट टॉपिक है, बट अगर आपकी कमांड बन चुकी है तो आप इसमें 25 में से ज़्यादा नहीं, अगर 20 भी स्कोर करो और उन 15 में से 10 भी स्कोर करो, तो आप रीजनिंग में 35 स्कोर आराम से कर सकते हो। लेकिन यह प्रैक्टिस काफ़ी मांगती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक इसके अंदर आई थिंक स्कोर करने में थोड़ी आपकी डिफिकल्टी होगी। बट जो भी है, आई थिंक आप लोगों को सिलेबस समझ में आ चुका होगा। थोड़ा आगे चलता है, हाँ बस ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कभी लाएंगे तो फिर मैथ्स के सिलेबस के बारे में लाएंगे। इसके अलावा आपको और एक बात और बतानी है, जो भी मैंने आपको सिलेबस बताया ये बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेकिन ये रेलवे और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसएससी और रेलवे में जो रीजनिंग आती है उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इन पे बेस बनते हैं। हालांकि उसमें 4-5 टाइप के क्वेश्चन और बनते हैं, बट ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी उनमें बनते हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमको लाइक करना, फॉलो करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।